प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको समास के विषय में बताऊंगी। कक्षा 6, 7, 8 विषय हिंदी व्याकरण। बालक ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। समास किसे कहते हैं? समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं, या इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों को जब संक्षेप में लिखते हैं तो उनके संक्षेपीकरण जो संक्षेप में होता है उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजकुमार। राजकुमार क्या है? संक्षिप्त है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, यानी जब ये समस्त पद बना तो इसमें विभक्तियों का लोप हो गया। इसमें जो विभक्ति होती हैं बच्चों, प्रिय बच्चों, आपने विभक्ति को पहले पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रा री रे, संबोधन में पर। ये क्या है? आपकी विभक्ति हैं, कारक चिन्ह हैं, और इनमें कारक चिन्हों का ही प्रयोग होता है। जब विग्रह करते हैं तो उनमें विभक्तियों का, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और जो संक्षिप्त में करते हैं तो विभक्ति और कारक चिन्ह ये लोप हो जाते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास भेद से पहले हम जानेंगे कि इसमें दो पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं। जैसे कैसे? राजकुमार शब्द संक्षेप में हो गया, लेकिन इसमें दो पद हैं। राज अलग है, कुमार अलग है, दो पद हो गए। तो जो पहला पद है इसको हम पूर्व पद बोलेंगे। समास करते समय पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलेंगे। समास इस प्रकार, समास के दो पद होते हैं। उत्तर पद, पहले पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। इस आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। पहला बच्चों अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हम आगे आपको बताएं। हाँ बच्चों, तो देखिए पहला समास हमने बताया कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब नंबर 1 पे अव्ययी भाव। जब हम इनको बनाएंगे तो इनकी सर्वप्रथम परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं। तो परिभाषा क्या है अव्ययी भाव समास की? परिभाषा या क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो क्या है इसका? संस्कृत में अव्यय पद अधिकतर संस्कृत में होते हैं। अव्यय पद किसमें? संस्कृत। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, अव्यय ये चैप्टर पीछे हम पढ़ चुके थे। पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ा दिया था कि अव्यय पद वो पद होते हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, यानी अव्यय पद इनसे प्रभावित ना हो और वह एक ही रूप में बने रहें, जैसे तैसे, तो उन्हें अव्यय पद कहते हैं। तो संस्कृत में अधिकतर ये संस्कृत में होते हैं। जैसे संस्कृत में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय। अव्यय आपको सब बताएंगे कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय जैसे यथा, धीरे धीरे, ये सब अव्यय पद होते हैं। इनमें लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संस्कृत में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य। और दूसरा पद, अब आपको पद भी बता दिए पद कौन से होते हैं। जैसे राजकुमार है तो राज पहला पद हो गया, इसे पूर्व पद बोलेंगे, और कुमार जो है दूसरा पद हो गया, इसे उत्तर पद बोलेंगे। और दूसरा पद संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं किसे कहते हैं? या विशेषण का कार्य करे।
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, विशेषण होता है। अगला पॉइंट है, हिंदी में पहला पद हमेशा संज्ञा होता है। क्या होता है? हमेशा संज्ञा होता है। संस्कृत में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में फारसी के शब्द अधिक आते हैं। इसमें फारसी, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू सभी भाषाओं के हमारी हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो इन्हें विदेशी शब्द भी बोलते हैं। तो पहला उदाहरण है यथाशक्ति। तो यथा क्या है? अव्यय पद है, क्योंकि ना तो इसके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई समय नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। यथा समय, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये क्या? यथा अव्यय पद है और मुख्य पद है। इससे हमने पहचान लिया ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा है आजन्म, अव्यय पद हो गया। इसका अगर विग्रह करें तो जन्म पर्यंत या जन्म भर, घर घर। दूसरा क्या आपको बताया? दूसरा पॉइंट आपका हिंदी में पहला शब्द क्या होता है? संज्ञा। तो घर क्या है? संज्ञा शब्द है। समझ में आया? घर क्या है? संज्ञा शब्द है। घर, अगर इसका विग्रह करें तो घर ही घर। रातों रात, पहला शब्द संज्ञा हो गया, रातों रात। अब तीसरा पॉइंट आया है अव्ययी भाव समास। फारसी के शब्द अधिक मिलते हैं। अव्ययी भाव समास में किसके शब्द? फारसी शब्द अधिक मिलते हैं। जैसे हर घड़ी, यह क्या है? फारसी शब्द है। हर घड़ी, हर समय। बेकाम, ये उपसर्गों द्वारा बनते हैं। उपसर्ग आपको पता ही है, जो शब्दांश शब्दों के शुरू में या आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो क्या? हर घड़ी, हर समय, बेकाम, बिना काम। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास। हाँ बच्चों, तो आगे क्या है? इस प्रकार से हमारा अव्ययी भाव समास समाप्त हुआ। अब है तत्पुरुष समास की परिभाषा। तो ये परिभाषाओं के आधार, अगर आप परिभाषाएं याद करेंगे ढंग से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तत्पुरुष समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद आपको बता ही दिया, समस्त पद के लिए कहा जाता है। जिस समस्त पद में पूर्व पद अर्थात पहला पद संज्ञा आप जानते हैं, अथवा विशेषण, यानी संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है, और उत्तर पद संज्ञा और प्रधान हो। जो दूसरा पद होता है उत्तर पद, वह संज्ञा हो, मुख्य हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद कैसे आप पहचानेंगे? ये विभक्ति कारक चिन्ह आपको याद हो गए तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और उन्हें याद भी कर लेंगे। प्रधान हो से तत्पुरुष समास कहते हैं, और समास करते समय दोनों शब्दों के बीच जिन विभक्तियों का लोप होता है, इसके आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए हैं? 6। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसका आपको कारक चिन्ह याद है। कर्म का क्या है? कर्ता का ने हो गया, कर्म का को हो गया। ये कारक चिन्ह याद हैं, बहुत जल्दी याद होंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसका कारक चिन्हों के ही माध्यम से इनको हम पहचानेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है तो इनकी हम कारक चिन्ह याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की कारक चिन्ह क्या है? को। करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा। संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में, इसका भी कारक चिन्ह से है। संबंध आपको पता है, बताए थे, का, की, के, रा, री, रे। तो ये तत्पुरुष समास, इनके आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर ही इनको हम याद कर सकते हैं। अधिकरण में पर इस प्रकार से हम इन कारक चिन्हों के आधार पर याद।
हाँ प्रिय बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि विभक्ति जब आपको याद है, कारक चिन्ह याद हैं, तो समास विग्रह करते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब समस्त पद है, उदाहरण देखिए, पहला था कर्म तत्पुरुष समास, तो समस्त पद और विग्रह। शरणागत, शरण को आगत, कर्म कारक की पहचान क्या है? को कारक, को चिन्ह है, तो ये मैंने पहचान लिया। शरणागत, शरण को आया या शरण को आगत। दूसरा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। उसके बाद में अगला है करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष क्या है? भूख मरा, भूख से मरा हुआ। करण की परिभाषा क्या है? जिसका कारक चिन्ह से है, से सहायता के लिए, तो ये भूख से मरा हुआ। प्रेमा आतुर, प्रेम से आतुर। अगला आपका है संप्रदान, राह खर्च, राह के लिए खर्च। हमने बताया कि कारक चिन्ह जहाँ आपको याद हैं, आपको समास करते समय समास पहचानने में कोई परेशानी नहीं। देश, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अगला है देश निकाला, अपादान है, देश से निकाला यानी देश से अलग हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, देव मूर्ति, देव की मूर्ति। संबंध कारक चिन्ह आपको याद है, का, की, के, रारी, रे, तो क्या है? देव मूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन। दान में वीर, अधिकरण है, दान में वीर, में पर होता है अधिकरण कारक का चिन्ह, तो क्या हो गया? विग्रह करते समय दान में वीर। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। हाँ बच्चों, तो आगे है आपका तीसरा है तत्पुरुष समास, खत्म हो गया। आगे आपका है कर्मधारय समास की परिभाषा। कर्मधारय समास क्या है? इसकी परिभाषा ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। जिस समस्त पद में, समस्त पद आपको बता दिया है, दोनों, जिस समस्त पद में दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों में विशेषण, आपको विशेषण पता है, विशेष यानी जिन शब्दों क्या विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें महान है जो आत्मा यानी आत्मा की विशेषता क्या है? महान है। आत्मा की, आत्मा क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा की विशेषता क्या है? महान है, तो महात्मा, महान है जो आत्मा। अगला है महाराज, राजा की विशेषता बताई जा रही है, महान है जो राजा। इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जो, नीला है जो कंठ यानी कंठ, गला, गले की विशेषता क्या है? नीला। इसी प्रकार से उपमेय, उपमान का है, तो उपमेय क्या है? चंद्रमुख, ये उपमेय है चंद्रमा के समान। उपमेय का मतलब होता किसी से कंपेयर करना, तुलना करना, तो चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किससे की जा रही? चंद्रमा से। अगला है घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम यानी श्याम की तुलना किससे की जा रही है? घन से। किससे? घन से। हाँ बच्चों, तो क्या है? चौथा है आपका समास, द्विगु समास की परिभाषा। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए या ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तो यहाँ संख्या, पहला पद क्या हमने आपको बताया था? पूर्व पद संख्यावाचक, तो यहाँ संख्यावाचक आ रहा है। क्या है? त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। तीसरा है, दूसरा है त्रिकोण, तीनों कोणों का समाहार। तो ये हमने बताया था कि समूह या समाहार का बोध कराए या संख्यावाचक, दोनों शब्द। तो अगला है इसी प्रकार से नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह।
तो ये आपकी हो गई द्विगु समास। अगला है नंबर 5 द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हों, कोई किसी से कम नहीं, दोनों पद मुख्य हैं। ठीक है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या शब्दों के बीच में आए, ये शब्द आए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व। जैसे माता पिता, माता और पिता, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, रात दिन, रात और दिन, इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास हो गया। हाँ बच्चों, तो देखिए अगला आपका छठा है बहुब्रीहि समास। इस समास की परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद में पूर्व 2 पद होते हैं समास का, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, यानी उत्तर पद भी प्रधान ना हो और पूर्व पद भी ना प्रधान हो, और समस्त पद जो है किसी अन्य संज्ञा की विशेषण या पर्याय बन जाए, किसी तीसरे का विशेषण या पर्याय बन जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, जैसे आपको हमने बताया था कि कर्मधारय समास की परिभाषा, जिसमें त्रिकोण हो, संख्यावाची हो, लेकिन इस पर ध्यान परिभाषा पर देखेंगे। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी दशानन, इनमें दोनों को छोड़ दिया, किसी तीसरे के ऊपर चले गए। दस है आनंद जिसके, किसके? रावण के। तो कौन सा समास बन गया? बहुब्रीहि समास हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर यहाँ पर जो लगा देंगे तो कर्मधारय समास बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? नीला है कंठ जिसका, किसका? किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है ना, किसका? शिव का। तो ये बच्चों आपका बहुब्रीहि समास हो गया। अब आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, बाकी कार्य हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। बच्चों धन्यवाद।